हेलो स्टूडेंट, मैं पी स्क्वायर पंकज पाल फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। और स्टूडेंट, आप लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इट इज लेक्चर 2। आज ये परावर्तन की दूसरी क्लास है। और परावर्तन में आपने पिछले टॉपिक में यानी पिछले हमारे वीडियो में पढ़ा आपने कि मिरर क्या होते हैं, कि जब हम लोग एक स्फेरिकल सीट पर कोई पॉलिश कर देते वन सरफेस पर तो मिरर बनता है। और मिरर से इमेज को कंस्ट्रक्ट करने के रूल भी पढ़े थे। कितने रूल होते हैं आपको हमने 4 रूल बताए थे मिरर से। पहला रूल ये था कि जो पैरेलल लाइट रे होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास आउट होती है, और जो फोकस से पास आउट होती है वो पैरेलल हो जाती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने वे पर टर्न बैक हो जाती है। उसी प्रकार पोल पर जो लाइट आती है वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है जिस एंगल पर वह स्वयं इंसिडेंस होती है। तो आपको 4 रूल बताए थे कि समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा रूल बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। और चौथा रूल बताया गया था कि ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरण उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है जिस कोण पर आपतित होती है। तो ये चारों आप रूल पढ़ गए थे। आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। किसका बनना बच्चों? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर से इमेज को फॉर्म कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले हम कह देना चाहेंगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय पी स्क्वायर फिजिक्स क्लासेस चैनल, या ये कहें फिजिक्स बाय पंकज पाल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे ऑब्टेन किया जाता है ये आज आपको पढ़ना है। तो इस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को कंस्ट्रक्ट करने की बच्चों 6 स्थितियां होती हैं। अगर अवतल दर्पण से हमें प्रतिबिंब बनाना है तो 6 स्थितियों में हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। वी कैन फॉर्म 6 इमेज बाय कॉनकेव मिरर, या there are 6 condition in which we can form image by concave mirror. Which one are these? कौन कौन सी कंडीशंस है? तो पहली कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो। कहां हो बच्चों? इनफाइनाइट, सबसे लास्ट डिस्टेंस। तो जब वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो? इनफाइनाइट पर। तो देखिए सबसे पहले हमने एक कॉनकेव मिरर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपका ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये इसका पोल है बच्चों। ये क्या है? इसका पोल है। ये फोकस और ये कर्वेचर। और आपको ये भी पता है कि फोकस और कर्वेचर के बारे में बता दें कि जितनी डिस्टेंस पर पोल से फोकस जितनी डिस्टेंस पर होगा उससे डबल डिस्टेंस पर हमारा कर्वेचर लोकेटेड होगा। यानी जितनी दूर पर फोकस बिंदु होगा उससे दोगुनी पोल से, क्योंकि सभी दुनिया बच्चों पोल से ली जाती है, तो पोल से जितनी दूरी पर फोकस होगा उससे दोगुनी दूरी पर कर्वेचर होगा। मतलब जैसे एग्जांपल हम दे दें आपको कि जैसे पोल से फोकस की दूरी 2 सेंटीमीटर है। कितनी बच्चों? 2 सेंटीमीटर। अगर पोल से फोकस की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो पोल से कर्वेचर की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी बच्चों? 4 सेंटीमीटर। अगर पोल से फोकस की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो पोल से कर्वेचर की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होगी। ये बच्चों याद रखिएगा। तो सबसे पहली कंडीशन अवतल दर्पण से इमेज को फॉर्म करने की सबसे पहली कंडीशन है, मतलब कॉनकेव मिरर से इमेज को कंस्ट्रक्ट करने की सबसे पहली कंडीशन की जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो बच्चों? इनफाइनाइट पर। तो देखिए जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर बनाया, ये पोल, ये फोकस, कर्वेचर
ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। आपको पता है कि अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है, अनंत पर कोई वस्तु रखी है, तो इससे जो लाइट रे ट्रेवल करेंगी, प्रकाश किरणें ट्रेवल करेंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। कैसे जाएंगी बच्चों? एक दूसरे के पैरेलल। तो आप देखिए ये पैरेलल लाइटें जा रही, दो पैरेलल लाइटें हमने इंसिडेंस की हैं, पहली फोकस से पास कर रहे हैं और दूसरी कर्वेचर से पास कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों जो फोकस से पास की जा रही है, बच्चों जो फोकस से पास की जा रही है, ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बच्चों क्या बताया गया कि जो प्रकाश की किरण बच्चों फोकस से पास हो जाती है, फोकस से पास होती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मीनिंग कि अलाइन दैट पासेस फ्रॉम फोकस पॉइंट, अलाइन दैट पासेस फ्रॉम फोकस पॉइंट became parallel to principal axis after reflection, यानी फोकस से जो पास होती है वो पैरेलल हो जाती है बच्चों। और दूसरी कर्वेचर से जो पास होती है, कर्वेचर से जो पास होती है, तो कर्वेचर से जो पास होती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मान पर वापस लौट जाती है। जो कर्वेचर से पास होती है परावर्तन के पश्चात उसी मान पर वापस लौट आती है। इस अवस्था में दो आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं, दो परावर्तित किरणें हैं बच्चों। एक परावर्तित किरण ये है बच्चों, ये वाली, और दूसरी ये भी जब टकरा कर लौटेंगी तो ये भी परावर्तित किरण। तो ये दोनों परावर्तित किरणें, ये वाली बच्चों, ये वाली और ये वाली परावर्तित किरणें एक दूसरे को ए डैश पर काटेंगे। कहां पर काटेंगे? ए डैश पर। तो इसी मुख्य अक्ष पर देखिए ए डैश से एक लंब खींच देंगे। ए डैश पर जब काटेंगे तो ए डैश से क्या कर देंगे? एक लंब खींच देंगे, तो एक प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश बी डैश बन जाएगा। तो जब अनंत पर अगर कोई वस्तु ए बी रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। क्या बनेगा? ए डैश बी डैश बनेगा। अब बात आती है इस प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं बच्चों, तो सुनिएगा। इस प्रतिबिंब को आप देखें तो अगर ये वस्तु बच्चों ऐसे रखी है, आप देखें बच्चों ये वस्तु ऐसे रखी है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है बेटा, क्या ऐसे ही बन रहा है? नहीं बच्चों, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है इस वस्तु का वो कुछ ऐसे बन रहा है, मींस इन्वर्टेड है। कैसा है इमेज? इमेज जो है इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चों? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और जितने भी उल्टा प्रतिबिंब होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, वो सब के सब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। जितने भी इन्वर्टेड इमेज होते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा प्रतिबिंब होते हैं, सब के सब वास्तविक होते हैं। इसके बाद अब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, अनंत पर ऑब्जेक्ट है, पता नहीं कितनी बड़ी है, पता नहीं कितनी बड़ी, तो हम कहेंगे कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये इमेज जो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, मतलब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और कहां पर बनेगा? एट फोकस, फोकस पर बनेगा बच्चों। कहां पर बन रहा है? देखिए फोकस पर ही बन रहा है। आप लोग जब मेजरमेंट करके बनाएंगे, हम बार बार बताएंगे आप लोग से कि ये जो इमेज बनाएंगे वो सब मेजरमेंट करके, मतलब स्केल से डिस्टेंस मेजर करके बनाएं। ये पोल से जितनी डिस्टेंस पर फोकस, उससे डबल डिस्टेंस पर कर्वेचर होना चाहिए। ठीक, क्लियर? तो ये पहला जो है वो इमेज समझ में कि समांतर किरणें जाएंगी और परावर्तित होने के पश्चात ए डैश पर काटेंगे, यहीं पर इमेज बनेगा। ये प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा और फोकस पर बन रहा है। ठीक, क्लियर? दूसरी कंडीशन, अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर ना होकर इनफाइनाइट से थोड़ा पास ले आओ, यानी अनंत और कर्वेचर के बीच रख दें। इनफाइनाइट तक होएगा जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड कर्वेचर, इनफाइनाइट एंड कर्वेचर, जब वस्तु अनंत, यहां पर कहीं बच्चों अनंत होगा, यहां पर अनंत होगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ए बी रखी है। बाकी कंडीशन से कि हम मिरर बनाएंगे, ये पोल है, पोल से जितनी डिस्टेंस पर आपका फोकस, पोल से जितनी डिस्टेंस पर आपका फोकस, उससे डबल डिस्टेंस पर आपका कर्वेचर होना चाहिए। पोल से जितनी डिस्टेंस पर फोकस, उससे डबल डिस्टेंस पर कर्वेचर होना चाहिए। मतलब ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस बिंदु, ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस बिंदु, उससे दोगुनी दूरी पर वक्रता केंद्र होना चाहिए। तो देखिए ये वस्तु ए बी रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इस वस्तु से एक सबसे पहले समांतर प्रकाश किरण बच्चों जा रही है, ये समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, और समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर जाती है। क्या कहा गया बच्चों? जो समांतर प्रकाश की किरण जा रही है वो परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर जाती है। मतलब अ पैरेलल लाइन to the principal axis, parallel line to the principal axis always passes through focus point, यानी
जो पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है। इसके बाद बच्चों जो कर्वेचर से पास होती है, कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र से जो पास होती है, तो वक्रता केंद्र से जो पास होती है वो अपने मार्ग पर परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र से जो होकर जाती है परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती है। तो इस अवस्था में दो परावर्तित किरणें बच्चों प्राप्त हुई, एक ये परावर्तित किरण है और एक ये परावर्तित किरण, एक दूसरे को a' पर काटेंगे। इस अवस्था में इमेज a' b' ऑब्टेन होगा, a' b' प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब इस प्रतिबिंब की हम विशेषताओं की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, क्या क्या नेचर है। सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्ट ऊपर रखी है, इमेज उसके नीचे बन रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चों? इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है। उसके बाद आप देखें इन्वर्टेड बन रहा है, साथ साथ जितने भी इन्वर्टेड इमेज होते हैं वो सब के सब हमने कहा कैसे होते हैं भैया, इन्वर्टेड इमेज जो होते हैं वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं बेटा, तो इन्वर्टेड रियल। इसके बाद बच्चों ये देखिए ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, ऑब्जेक्ट बच्चों इतनी बड़ी है और इमेज हमारा उससे छोटा बन रहा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद कहां पर बन रहा है? देखिए फोकस और वक्रता के बीच बन रहा है, फोकस और वक्रता के बीच मतलब फोकस और कर्वेचर के बीच बन रहा है, तो बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। ये दूसरी कंडीशन होगी बच्चों। अब हम लोग तीसरी कंडीशन में आते हैं, जब वस्तु कहां पर रखी हो? वक्रता केंद्र पर ही रखी हो। कहां पर रखी हो? वक्रता। बाकी कंडीशन सेम, पोल से जितनी डिस्टेंस पर फोकस, उससे डबल डिस्टेंस पर, पोल से ही डबल डिस्टेंस पर कर्वेचर होना चाहिए। तो बच्चों एक वस्तु कहां रखी? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, तो क्या होगा बच्चों? एक समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, समांतर प्रकाश की किरण जाएगी जो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात बच्चों क्या होगी? फोकस से पास होगी। पैरेलल लाइन जो होगी बेटा, पैरेलल लाइन जो होगी वो फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। और जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी। क्या होगी बच्चों? पैरेलल हो जाएगी। जो पैरेलल जाएगी बच्चों, जो पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी, और जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी। इस कंडीशन में दोनों रिफ्लेक्टेड रे, दोनों परावर्तित किरण बेटा, ये वाली परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण एक दूसरे को a' पर काटेंगे, इसी बिंदु पर, यानी a' पर काटेंगे। हमने कहा लंब खींचा जाता है, a' से मुख अक्ष पर लंब खींच दीजिए। लंब जब खींचेंगे तो ये इमेज बन जाएगा a' b', यानी a' b' इमेज प्राप्त हो जाएगा। अब इस इमेज की नेचर की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, ऑब्जेक्ट ये इमेज ये कैसा? इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा सबके सब वास्तविक होते बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होगा ये है, इमेज ये है, मतलब ये जो इमेज बन रहा है ये ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर है। इमेज की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो इमेज बन रहा है वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा इमेज बनेगा बच्चों। इसके बाद कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है, ठीक बच्चों। इसके बाद चौथी कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस, जब वस्तु कर्वेचर और फोकस के बीच हो। वस्तु जो AB है बच्चों, वस्तु जो AB है वो फोकस और कर्वेचर, सॉरी कर्वेचर और फोकस के बीच रखी है। तो देखिए समांतर फोकस से पास होती है, पैरेलल फोकस से पास होती है, और फोकस से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है। इस कंडीशन में इमेज a' b' बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? इमेज a' b' प्रतिबिंब बनेगा। और इसकी नेचर की बात करते हैं, एज वेल ऑब्जेक्ट ऊपर, वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब नीचे, उल्टा बन रहा है, ठीक। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बच्चों, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बड़ा प्रतिबिंब है। और कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और यहाँ कहीं अनंत होगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहां बन रहा है? बिटवीन इनफाइनाइट एंड कर्वेचर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बच्चों। अब आता है देखिए ये चार कंडीशन हो गई। पांचवी कंडीशन की बात करते हैं, अब वस्तु कहां पर? फोकस। देखिए हम लोग बच्चों धीरे धीरे सबसे पहले अनंत पर वस्तु को रखेंगे, फिर अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखा हमने बेटा, अनंत वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर रखा, जैसा कि आप देखो वक्रता केंद्र, और फिर वक्रता और फोकस के बीच, वक्रता और फोकस के बीच, अब फोकस पर ले आएंगे ऑब्जेक्ट को। देखिए वस्तु यहां पर क्या बेटा? फोकस पर, ये फोकस पॉइंट, सॉरी ये फोकस पॉइंट है, वस्तु फोकस पर, ये इसका कर्वेचर सी है, ठीक। तो फोकस पर वस्तु रखी, तो इस वस्तु AB, इसको नाम दे दे बच्चों AB, वस्तु को नाम दे दिया, ठीक बच्चों। तो AB वस्तु है, इसके समांतर है,
वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चली जो परावर्तन के पश्चात फोकस से गई बच्चों। ठीक, वक्रता केंद्र से होकर जो प्रकाश किरण जाती है तो यहाँ से देखिए यहाँ तक तो दर्पण तक आती है, फिर परावर्तित हो जाती है। इस अवस्था में ये दोनों प्रकाश किरण समांतर जाती जाएंगी, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। देखिए ऑब्जेक्ट ये ए बी है, इससे जो पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जो चलेगी वो रिफ्लेक्शन का पहली लाइन फोकस से पास होगी, और कर्वेचर से जो लाइन पास होती है बेटा वो रिफ्लेक्शन का उसी वे पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगी। मींस इमेज कहां पर बनेगा, इनफाइनाइट। तो नेचर ऑफ इमेज में सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा कि इनफाइनाइट पर बन रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब अनंत पर अगर बच्चों प्रतिबिंब बनना तो आप देखने जाओ कितना बड़ा है, कैसा बना, उल्टा है, सीधा। तो आप इतना ही लिखेंगे नेचर में कि इमेज जो है वो इनफाइनाइट पर बनेगा बच्चों। कहां पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। इसके बाद छठवीं कंडीशन, अब हम लोग फोकस पर भी ऑब्जेक्ट को रख चुके हैं। अब फोकस और पोल, ये बच्चों पोल है, फोकस और पोल के बीच रखेंगे। फोकस और पोल, पोल मतलब ध्रुव के बीच रखेंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और ध्रुव के बीच है, ये ए बी रखी वस्तु, क्या रखी बच्चों, ए बी एक वस्तु रखी है, ए बी वस्तु रखी। इस वस्तु से समांतर प्रकाश किरण, वस्तु से समांतर प्रकाश किरण फोकस से पास होती है, और वक्रता केंद्र से पास होने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो इन दोनों किरणों को बच्चों पीछे की बढ़ाने पर कहां पर मिल रही, ए डैश पर, मुख्य अक्ष पर लंब कीजिए तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज बन जाएगा बेटा। अब इसके नेचर की बात करते हैं, तो ये बेटा ऑब्जेक्ट ऐसे है बच्चों, तो इमेज भी ऐसे बन रहा, मतलब सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, इरेक्ट है, सीधा है। इरेक्ट के साथ साथ जितने दिए हमने कहा उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक, सीधा प्रतिबिंब आभासी की बात करते हैं, तो आभासी हो जाएगा सीधा। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु इतनी बड़ी बच्चों, प्रतिबिंब इतना बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और कहां पर बन रहा है, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो ये 6 कंडीशन है जिसमें हम लोग इमेज बना सकते हैं। क्लियर बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए बच्चों, अब ये तो आपने कंडीशन पढ़ी थी, इमेज कंस्ट्रक्शन बाय कॉन्केव मिरर, मतलब कॉन्केव मिरर से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर मींस उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। किससे बच्चों, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पड़ना है। किससे भैया, उत्तल दर्पण से। बहुत सिंपल तरीके में देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, कौन सी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, जितनी डिस्टेंस पर ये पोल है बच्चों, जितनी डिस्टेंस पर पोल से फोकस होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, पोल से फोकस जितनी डिस्टेंस पर होगा उससे डबल डिस्टेंस पर, पोल से उतनी डबल डिस्टेंस पर क्या होगा, कर्वेचर। मतलब जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो यहां से ये 4 सेंटीमीटर होगी। एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ए बी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पैरेलल लाइन मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जो चले बच्चों, परावर्तन के पश्चात परावर्तित होगी, तो ऐसा लगेगा ये फोकस से पास हो रही है। परावर्तन के पश्चात फोकस से पास होती प्रतीत होती है। और जो कर्वेचर पर आती हुई प्रतीत होती है लाइट रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी वे पर, रिफ्लेक्शन का उसी वे पर वापस लौट जाती है।
तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए ये परावर्तित होती हुई प्रतीत होने वाली किरण एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगे और इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। फिर समझाते बच्चों, ये ऑब्जेक्ट ए बी मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई वस्तु, समांतर प्रकाश की किरण जो परावर्तन के पश्चात फोकस से पास होती है, ये देखिए बच्चों फोकस से पास होते हुए प्रतीत होती है, और वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने पर दर्पण इस यहाँ से पार करके तो जाएगी, तो यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही वक्रता केंद्र पर परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें बच्चों, ये वाली और ये वाली, ऐसा लगेगा कि कहां पर मिलती हुई, इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, इसी पॉइंट पर इमेज ए डैश बी डैश बनेगा। इसके नेचर की बात करते हैं तो नेचर ऑफ इमेज बच्चों, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं। सबसे पहला बच्चों कैसा बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन रहा है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन रहा है, कैसा उल्टा है कि सीधा है, सीधा है, इरेक्ट, सीधा प्रतिबिंब। और जितने भी सीधे प्रतिबिंब होते हैं सब के सब कैसे होते हैं बच्चों, वर्चुअल होते हैं। कैसे होते हैं, वर्चुअल होते हैं, मतलब आभासी होते हैं। कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। और देखिए वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। और कहां पर बन रहा है बेटा, दर्पण के पीछे बन रहा है, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे। तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा आज आपने प्रतिबिंब की बनने की स्थितियों को अध्ययन किया। अब आगे देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए बच्चों अब आपको पढ़ना है कि अवतल दर्पण हेतु यूवीएफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन यूवीएफ फॉर कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण हेतु यूवीएफ में संबंध किसके लिए बच्चों, अवतल दर्पण हेतु यूवीएफ में संबंध, अवतल दर्पण हेतु यूवीएफ में संबंध। ये बेटा 10th में तो 100% बोर्ड एग्जाम में आता ही है, कभी कभी 12th में भी आ जाता है। अब 12th के सिलेबस में तो आप इसको स्टडी करना ही पड़ेगा। तो देखिए अवतल दर्पण हेतु यूवीएफ में संबंध, तो बहुत सिंपल तरीके में देखिए समझिए बच्चों, ये एक अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण है। इसको कहते हैं आप बेटा प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष कहते हैं बच्चों। अब इस अवतल दर्पण में बच्चों ये पोल कहलाता है, और पोल से जितनी डिस्टेंस पर बच्चों ध्यान सुनिएगा, जितनी डिस्टेंस पर आपका फोकस होता है उससे डबल डिस्टेंस पर, जैसे और मान जितनी डिस्टेंस पर फोकस होगा बेटा उससे डबल डिस्टेंस पर हमारा कर्वेचर होगा। हमने कहा जितनी डिस्टेंस पर आपका फोकस होता है उससे डबल डिस्टेंस पर आपका कर्वेचर होगा, कर्वेचर फोकस। अब क्या होगा बच्चों, एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र कर्वेचर के बीच रखो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखे इनफाइनाइट कर्वेचर की, तो समझिएगा बच्चों एक प्रकाश की किरण समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और ये प्रकाश के परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से पास होगी बच्चों। ओके, अब एक प्रकाश किरण कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो वक्रता केंद्र से बच्चों होकर जाएगी, अरे दर्पण छोटा पड़ गया हमारा, ठीक बच्चों, जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये वस्तु ए बी थी बच्चों, जो मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, इससे एक समांतर प्रकाश की किरण पैरेलल है, ये पैरेलल वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रही है, और जो कर्वेचर से पास होती है वो परावर्तन के पश्चात उसी वे पर वापस लौट आती है। इस कंडीशन में ये परावर्तित किरण और इस परावर्तित किरण के द्वारा यहाँ पर प्रतिच्छेदन हुआ, मतलब ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही, इमेज बन जाएगा बच्चों ए डैश और
बी डैश इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश बन जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लें? एम मान लें। क्या मान लें बच्चों? एम की जो समांतर प्रकाश किरण पैरेलल है वो एम पॉइंट पर इंसिडेंस हो रही है। कहां पर? एम पॉइंट पर आ रही है। इस एम पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दे बच्चे। क्या कर दे बच्चों? परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दे। ये एन हो जाएगा। इसके समांतर प्रकाश किरण है जो वो एम पॉइंट पर आई है। एम पॉइंट पर जो पॉइंट एम पर लाइट रे आई है, ये क्या है? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी, लंब खींच दिया और ये एन पॉइंट है, तो ये एम एन लंब है। एन जो है, एन इज वेरी 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 क्लोजर टू पी, मतलब एन जो पी के बहुत निकट है। तो क्लियर है? समांतर प्रकाश की किरण देखिए, ए भी एक वस्तु है, इसे समांतर प्रकाश की किरण गई, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से पास हुई और जो कर्वेचर से होकर जाती है उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इस कंडीशन में इमेज बच्चों ए डैश बी डैश बनता है। अब आपको यूवीएफ में रिलेशन निकालना का, किसमें? यूवीएफ में रिलेशन। आपको सुनिएगा, यहां पर आप ट्रायंगल देखो ए बी सी बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश, आपको दिख रहा बच्चों में कौन कौन से ट्रायंगल? ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग सिमिलरिटीज की बात करते हैं बच्चों। क्या बात करते हैं? सिमिलरिटीज की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो सबसे पहली समानता है बच्चों कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। ये कोण बच्चों इस कोण के बराबर है। क्यों इक्वल है? बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बच्चों एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश। ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश। VOP वर्टिकली VOA सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप चाहे तो लिख सकते हैं पूरा फुल फॉर्म में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश। ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश, ठीक है। क्यों? ईच 90 डिग्री, प्रत्येक समकोण है। प्रत्येक क्या बच्चों? समकोण। इन दोनों त्रिभुजों में बेटा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में हमने समानता की बात की, सिमिलरिटीज की बात की। तो ये एंगल बच्चों इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि दोनों कैसे को है बेटा? 90 अंश है। इस कारण से ये एंगल इसके बराबर हो गए बच्चों और ये शीर्षाभिमुख कोण है यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल हो गए। अब किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो आपको पता है तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीन ही एंगल होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में बच्चों तीन एंगल होते हैं, अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बच्चों? सिमिलर हो जाते हैं, मतलब समरूप हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों अगर कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बच्चों? समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? समरूप। तो कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश C। क्या कहा गया बच्चों? दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हो गए? अगर कंडीशन लिखे यहाँ पर तो लिख सकते हैं बच्चों AAA, मतलब एंगल 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 कंडीशन बननी। कौन सी कंडीशन बच्चों? एंगल एंगल एंगल। सो बेटा समझ में, इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर मतलब समरूप सिद्ध किया। क्या सब किया बेटा? सिमिलर प्रूव किया हमने, और सिमिलर प्रूव करने के बाद अब क्या होगा बेटा? जैसा कि पता है समरूप त्रिभुज होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो बराबर होता है बच्चों। क्या कहा गया? सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मतलब समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? बराबर। सबसे पहले इस हमने दोनों को समरूप सिद्ध कर लिया, सिमिलर प्रूव कर लिया बच्चों। अब इनकी साइड का रेशियो, भुजाओं का अनुपात, किसका अनुपात बच्चों? साइड्स का रेशियो बराबर करें। तो इस ट्रायंगल की बच्चों, इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड, इस त्रिभुज की लंब भुजा AB, ठीक बच्चों, इस त्रिभुज की लंब भुजा AB।
तो इस त्रिभुज की लंब भुजा क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश। ओके बच्चों, इस त्रिभुज की आधार भुजा बीसी। पहले इसकी त्रिभुज के लिए, पहले इसके लिए थी तो ये लेना पड़ेगा। तो बेटा इस त्रिभुज की लंब भुजा ए बी, इस त्रिभुज की लंब भुजा ए डैश बी डैश, मतलब इसकी परपेंडिकुलर साइड, इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड ए बी, तो इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड ए डैश बी डैश। इसका इसकी बेस साइड बी सी, तो इस ट्रायंगल की बेस साइड बी डैश सी, इस ट्रायंगल की बेस साइड बी सी, इस ट्रायंगल की बेस साइड क्या हो जाएगी, बी डैश सी हो जाएगी। अब बच्चों सुनिए, यानी इसकी आधार भुजा, इसकी आधार भुजा, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करो। क्या किया भैया, फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार बच्चों देखिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ध्यान दीजिए बच्चों, ए डैश बी डैश एफ और एफ एम एन, ए डैश बी डैश एफ और एफ एम एन, इन दोनों ट्रायंगल्स को भी देखें तो सिमिलर हो जाएंगे। अब आपको प्रूफ करने की बच्चों जरूरत नहीं होती है, क्या काम है, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और एफ एम एन ये दोनों भी समरूप होंगे। क्यों होंगे बेटा सिमिलर, उसका रीजन बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण के कारण बच्चों ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बच्चों। अब बात आती है, ये राइट एंगल है बच्चों, ये इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है और इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, तो बी डैश इज इक्वल एन, ये इक्वल एंगल बेटा, ये एंगल इसके इक्वल है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है और वो ट्रायंगल जो होते हैं सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बच्चों, वो ट्रायंगल जो होते हैं, त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप हो जाते हैं। यहां पर भी एक कंडीशन होगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। तो अब इनको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं होती बेटा, डायरेक्ट लिखा जाएगा कि सिमिलरली ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर ट्रायंगल एफ एम एन, मतलब इसी प्रकार सिमिलरली मतलब इसी प्रकार ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर माने समरूप है बच्चों एफ एम एन, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे बच्चों। फिर से वही कंडीशन, अगर ट्रायंगल समरूप हैं, सिमिलर हैं, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। किसका अनुपात बच्चों, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो पहले इस ट्रायंगल की सुनिएगा, इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड, इसकी परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाए बेटा, एमएन, मतलब इसकी लंब भुजा, इस ट्रायंगल की लंब भुजा, इस ट्रायंगल की लंब भुजा, ठीक, तो इसकी लंब भुजा क्या आ जाए बेटा, एमएन, तो इसकी लंब भुजा ए डैश बी डैश, ठीक बच्चों। इसकी इस ट्रायंगल की आधार मतलब बेस, आधार मतलब बेस, तो इस ट्रायंगल की बेस एफएन, ठीक बच्चों, और इस ट्रायंगल की बेस बी डैश एफ, इस ट्रायंगल की बेस बी डैश एफ हो जाएगी बच्चों। आप देखो बेटा, ये साइड जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो mn की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ab हो जाएगी। हाँ ये कर्व सरफेस होता है, लेकिन हमने कहा n इज वेरी क्लोजर टू p, मतलब बहुत पास है, तो अब इस पैरेलल है तो ab जो होगा किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल, mn के, मतलब ab की वैल्यू जो है वो लगभग mn के बराबर। तो सिंस दैट mn approximate equal to ab, mn is approximate equal to ab and fn is equal to fn, हमने कहा n is very closer to p, n जो p के बहुत नजदीक है, n जो p के बहुत नजदीक है, तो fn की जगह fp बच्चों लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, n p के पास है तो fn लिखो या fp लिखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, fp लिख सकते हैं। तो सो mn कैन बी रिप्लेस्ड बाय ab, mn की जगह बेटा ab लिख सकते हैं हम लोग, ठीक बच्चों। a डैश b डैश
इज इक्वल टू एफ एन की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं, अपॉन बी डैश एफ हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड निकल आई बच्चों, समझ में आया बच्चों ये। तो देखिए आपको दो पॉइंट बताया गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अगर इन दोनों समीकरणों को बच्चों देखा जाए तो दोनों समीकरणों से बाएं पक्ष बराबर आ रहे हैं आपके, क्या हो रहे हैं, लेफ्ट साइड इक्वल है। तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखा जाए बेटा, फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से बेटा लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। मींस लेफ्ट पार्ट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो राइट पार्ट क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन बी डैश एफ, एफ पी अपॉन बी डैश एफ। लेफ्ट पार्ट इक्वल थे बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के, तो राइट पार्ट भी इक्वल कर दिए। अभी आपको बताया गया कि ऑल द डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम पोल, यानी सभी की सभी दूरियां कहां से ली जाती है, पोल से ली जाती है बेटा, ये पोल है ठीक। तो पोल से सभी दूरियां ली जाती हैं, तो मतलब क्या हुआ कि इन सभी डिस्टेंस को, ये जितनी भी डिस्टेंस है, इन सभी डिस्टेंस को आपको ऐसे बेटा अरेंज करना है, इन सभी डिस्टेंस को ऐसे अरेंज करना बच्चों कि सभी में पी आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, पी आ जाए, क्योंकि सभी दूरियां पी से ली जाती है, मतलब सब में पी आ जाए। तो देखिए बीसी साइड को बच्चों इस प्रकार लिखे कि पी आ जाए, तो कैसे ले सकते हैं, बी से पी डिस्टेंस बीपी माइनस सीपी। फिर समझिए आपको ये डिस्टेंस बीसी लिखनी है, तो आप क्या करो, पूरी लाइन बीपी, भाई बीसी है ये बीपी, पूरी डिस्टेंस से इसी पॉइंट के बीच में इतना घटा दिया जाए, इतना रिमूव कर दिया जाए, पूरी डिस्टेंस बीपी से इतना रिमूव कर दिया जाए, तो आपको बीसी साइड बचेगी, इतनी बचेगी साइड, यानी बीसी को ले सकते बीपी माइनस पीसी लिख सकते बेटा, बीपी माइनस पीसी या सीपी। ओके बच्चों, बीपी माइनस सीपी। आगे देखिए बी डैश सी बच्चों, बी डैश सी इस डिस्टेंस को लिखना, इतनी डिस्टेंस को, वही सीपी माइनस बी डैश पी। ठीक, अब इसका बच्चों एफपी इसको भी चेंज करने की जरूरत है क्या, हमने कहा ऑल द डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम पोल, मतलब सभी की सभी डिस्टेंस पोल से ली जाती, और ये तो ऑलरेडी पोल से एफपी पोल से डिस्टेंस है ही, तो एफपी एज वेल एज होल बाय बच्चों बी डैश है ये डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस, तो वही तरीका बी डैश पी माइनस बी डैश एफ को लिखना है, तो बी डैश पी माइनस एफ पी। इसके बाद बच्चों देखो आपको मालूम है, सुनिएगा बीपी क्या है, बीपी देखिए बीपी क्या है, बीपी ये बीपी किसकी ऑब्जेक्ट है कि नहीं, वस्तु है बेटा, तो पी से डिस्टेंस किसकी, वस्तु की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं यू से, लिखते हैं बच्चों, किससे लिखते हैं, यू से, ठीक, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू। अब इसके बाद बच्चों सीपी, पोजीशन ऑफ कर्वेचर, सीपी पोजीशन ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र, आर से लिखते हैं बच्चों, किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। इसके बाद क्या बच्चों, सीपी ऑलरेडी लिख चुके, बी डैश पी बच्चों, बी डैश पर ये इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा बच्चों, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब, तो पोजीशन ऑफ इमेज बच्चों, किसकी, इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बच्चों, तो बी डैश पी इमेज वी बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, वी बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एफपी बेटा, एफ
फोकस पॉइंट है, और पी पोजीशन ऑफ फोकस। ये एफ फोकस हो जाएगा, तो स्मॉल है बच्चों, हो जाएगी। ठीक, तो ये डिस्टेंस हम लोग रख सकते हैं, यानी बीपी क्या है, बीपी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू हो जाएगी। ठीक, सीपी कर्वेचर की डिस्टेंस, मतलब वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगी बच्चों। पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन वी हो जाएगी, और ये फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा बच्चों। एक बात और आपको पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो पोल से ली जाती है, पोल के लेफ्ट पार्ट की डिस्टेंस माइनस और राइट पार्ट की प्लस, अपवर्ड बेटा पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, मींस कार्टेशियन प्लेन निर्देशांक का पालन होता है। ध्रुव के बाईं ओर, फिर से ध्रुव बेटा ये है, इसके बाईं ओर लेफ्ट साइड की नेगेटिव, राइट साइड की पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, कार्टेशियन प्लेन को फॉलो किया जाता है बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रखिए सारे, तो बीपी यू होगा लेकिन नेगेटिव, क्योंकि देखिए बच्चों पोल के सभी डिस्टेंस इसी तरफ है, सबको नेगेटिव रखना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सो बीपी के वैल्यू माइनस यू बच्चों, माइनस सीपी के वैल्यू आर, वो भी नेगेटिव आर बच्चों रखा जाएगा, होल बाई सीपी माइनस आर माइनस बी डस पी वी होगा नेगेटिव। अब बच्चों क्या होगा, एफपी की जगह बच्चों पोजीशन ऑफ फोकस माइनस एफ, बी डस पी वी रखेंगे। ठीक, माइनस एफ। फिर सुनो बच्चों, बीपी वस्तु की दूरी माइनस यू, सीपी वक्रता त्रिज्या माइनस आर, सीपी वक्रता त्रिज्या माइनस आर, बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी, फोकस दूरी एफ, बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी और ये फोकस दूरी। ठीक, अब देखिए माइनस यू प्लस का आर, माइनस का आर प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, वी हो जाएगा, इज इक्वल माइनस एफ अपान माइनस वी प्लस एफ बच्चों। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, यहां से देखिए आर इज इक्वल टू क्या पढ़ा आप लोगों ने, सभी ने पढ़ा है बेटा, आर इज इक्वल टू है वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दो गुणे, वक्रता त्रिज्या ये बेटा, ये डिस्टेंस हमने आपको बार बार भी पिछले टॉपिक में बताया, आज बता कि वक्रता केंद्र फोकस से दुगनी दूरी पर होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस से दोगुनी दूरी पर होती है। अब बच्चों देखिए, अब यहां पर आर की जगह 2f लिखो, सो माइनस यू प्लस माइनस यू, आर की जगह क्या लिखेंगे 2f लिखेंगे बच्चों, अपान माइनस आर प्लस वी, माइनस आर सॉरी आर की जगह 2f प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ एज वेल एज होल बाई वी प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लोड कराएंगे, तो यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लोड कराएंगे बच्चों तो माइनस यू प्लस 2f माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, यहां से माइनस 2f और प्लस वी। अब क्या होगा बच्चों सुनिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर तो माइनस का माइनस प्लस यूवी, यू का इसमें माइनस का यू एफ बच्चों, ठीक माइनस यू एफ। अब बच्चों क्या होगा 2f का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2fv, ठीक, अब 2f का इसमें मल्टीप्लाई प्लस बच्चों 2f स्क्वायर इज इक्वल माइनस है भैया, ये माइनस बच्चों, ये माइनस प्लस का 2f स्क्वायर माइनस का fv। अब क्या होगा 2f स्क्वायर से बेटा 2f स्क्वायर कैंसिल आउट, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, और 2fv इधर ट्रांसफर कर दें, थोड़ा बेटा स्पेस कम है, यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बता दें 2f स्क्वायर से बच्चों 2f स्क्वायर कैंसिल आउट, 2fv माइनस का इधर ट्रांसफर करें प्लस का fv, प्लस का fv प्लस का 2fv
माइनस का एफ वी प्लस का 2FV माइनस का FV क्या होगा बेटा, FV बचेगा। और माइनस का UF को ट्रांसफर करें तो UV इज इक्वल टू UF प्लस का हो गया बेटा, ये माइनस का अगर ट्रांसफर हो गया प्लस का, माइनस 2FV प्लस का 2FV, FV कट जाएगा, प्लस का FV बचेगा। यहां पर UVF से डिवाइड कर दें, UVF से डिवाइड करें बच्चों, क्या कर देंगे, UVF से डिवाइड अगर कर दिया जाए तो समझिएगा, UVF से जब डिवाइड किया जाएगा, समझिए बच्चों, UF तो UVF से जब डिवाइड करेंगे, UVF अपॉन UVF इज इक्वल टू UF अपॉन UVF प्लस FV अपॉन UVF बच्चों। अब क्या होगा बेटा, UV से UV कट जाएगा, UF से UF कट जाएगा, V बचेगा, FV से FV कट जाएगा, U बचेगा। तो यानी UV से UV कट गया, 1/f बचा। सॉरी, UV से UV कट गया बेटा, 1/f बचा है, 1/f इज इक्वल टू बच्चों UF से UF कट गया, V बचा है, 1/v प्लस FV से FV कट गया, 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू बच्चों 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फार्मूला है, वो भी कॉनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th में तो 100% आना ही बच्चों, 12th में भी आ जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं बच्चों। आज क्लास बेटा यहीं पर समाप्त हुई, लेकिन मैं फिर से आप लोग से कह देना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज फिजिक्स बाय पंकज पाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिजिक्स बाय पंकज पाल। धन्यवाद।